नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 12 समाज शास्त्र लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम अब चैप्टर नंबर 6 यानी पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है, पार्ट का नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। यानी जो विविधता है, जो हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक जो विविधताएँ हैं कि जो चुनौतियाँ हमें देखने को मिल रही हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कहते हैं हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति में अनेक विविधताएं हैं, इसलिए हमारा देश विविधताओं वाला देश माना जाता है। जिसके बारे में जो चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की क्या पढ़ेंगे? रूपरेखा। इस अध्याय की क्या पढ़ेंगे? रूपरेखा। क्या है? सांस्कृतिक समुदाय एवं राष्ट्र राज्य। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सामुदायिक पहचान का महत्व, समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य, सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र राज्य एक विहंगम दृष्टि, यानी ऐसी दृष्टि जिसे देखकर लोग ईर्ष्या करते हो। भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद, राष्ट्र राज्य, धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचान, अल्पसंख्यकों ने अधिकार और राष्ट्र निर्माण की जो बात इसमें कही गई है, ये सारे जो इसमें पाठ की रूपरेखा है, सारी जो बातें इसमें कही है इस चैप्टर में, इनमें हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम चैप्टर की जो परिचय है वो पढ़ते हैं। परिचय, बहुत सुंदर परिचय के बारे में इसमें कहा गया है बच्चों, इसे हम समझेंगे क्या कहा जा रहा है इसमें। देखिए क्या करें, परिचय। पिछले जो हमने अध्याय पढ़ा है, 5वां पाठ पढ़ा है, उसमें क्या कहा गया है कि परिवार से लेकर, यानी जो परिवार है उससे लेकर बाजार तक की, आपने मार्केट तक की सामाजिक संस्थाएं लोगों को परस्पर जोड़ती हैं। परिवार से लेकर बाजार तक की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो समाज को जोड़ने का काम करती हैं तथा एक प्रबल सामूहिक पहचान स्थापित करने में भी सक्षम हुई हैं। यानी ऐसी समूह बनाने में भी, एक ऐसा मजबूत समूह बनाने में भी, एक पहचान कराने में भी बहुत ये क्या हुई हैं? सक्षम हुई हैं। अध्याय 4 और अध्याय 5 में बताया गया है कि सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार के स्रोत भी सामाजिक संस्था ही हैं। यानी आपने देखा होगा जो भेदभाव है, सामाजिक बहिष्कार है, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे बहिष्कार के बारे में, वो सारी चीज़ें भी ये हमें बताती हैं कि ये भी एक सामाजिक संस्था का ही रूप है और ये भी एक सुंदर कार्य है, मतलब एक हमें अच्छा मजबूत करने का कार्य करती हैं, जो हमें जोड़ती हैं। इस अध्याय में हम सांस्कृतिक विविधताओं के कारण आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। सांस्कृतिक विविधता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे चुनौती के रूप में क्यों देखा जाता है ये भी हम इसमें समझेंगे। अब समझते हैं विविधता है क्या। देखिए, विविधता शब्द का मतलब होता है असमानता की बजाय अंतर को अधिक स्पष्ट करता है। यानी असमानता का मतलब होगा कि असमान भाव की बजाय अंतर को अधिक स्पष्ट करता है। यानी विविधता का मतलब अगर मैं दूसरे रूप में कहूँ तो अलग अलग बातें हो सकती हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है। और क्या कह रहे हैं, जबकि हम इसे क्या कहते हैं, जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। हम कहते क्या है वैसे, भारत जो है अनेक विविधताओं वाला देश है, जबकि यहाँ सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश भी कहा गया है, क्योंकि हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की पहचान, हमारे देश के अंदर धर्म है, जाति है, भाषा है, पंथ है, अलग अलग बात करें, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, सारी क्या हैं? विविधताएं हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि भारत में कई सामाजिक समूह तथा समूह निवास करते हैं। अगर विविधता की बात करें, इन समूहों को उनकी भाषा, धर्म, पंथ, प्रजातियां अथवा जाति द्वारा पृथकता के साथ परिभाषित किया जाता है। जब यह विविध समुदाय किसी बड़े अस्मिता के साथ, यानी किसी ऐसे समूह के साथ जुड़ते हैं तो राष्ट्र का हिस्सा होते हैं, तो समुदाय के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण संघर्ष भी उत्पन्न होता है, जो सामाजिक समस्या के रूप में सामने आता है। भाई आप सभी जानते हो कि भाई विविधता क्या है? विविधता है कि बहुत सारे समूह का आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, बहुत सारी भाषा के साथ, धर्म के साथ, प्रजातियों के साथ, जातियों के साथ, ये सब हमारे साथ इन सब चीज़ों को ये परिभाषित करती हैं कि विविधता हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। सांस्कृतिक विविधता द्वारा कठोर चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं। कठिनाइयां इस तथ्यों से भी उत्पन्न होती हैं कि सांस्कृतिक पहचान अधिक प्रबल है और यह तीव्र संवेदना को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है।
इससे बड़ी संख्या में लोग एकजुट होते हैं। कभी कभी सांस्कृतिक पृथकता के कारण आर्थिक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और तब जटिल स्थिति के कारण विभाजन उत्पन्न भी होता है। क्या कहते हैं बच्चों कि भाई इसमें क्या जा रहा है कि बहुत सारी कठिनाइयां तथ्यों पर उत्पन्न होती हैं, सांस्कृतिक पहचान अधिक प्रबल होती है और यह तीव्र संवेदना को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। तीव्र संवेदना क्या होती है कि लोगों के अंदर एक नया भाव उत्पन्न करती है। फिर क्या कहते हैं कि ये बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट करने का काम भी करती है। सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, पैसे संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है बच्चों, सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, समाज के अंदर रहना थोड़ा कठिन हो जाता है। जबकि एक जटिल स्थिति के कारण विभाजन उत्पन्न भी करने में क्या होती है, उत्पन्न भी होता है। ऐसी समस्याओं के कारण समाज बंटने भी लग जाता है। एक समुदाय द्वारा भेजी जा रही पीड़ा तथा समस्या को दूर करने के लिए किए जाने वाला उपाय के कारण दूसरे समुदाय उस समुदाय के प्रति विरोध की प्रतिक्रिया सामने आती है। स्थिति तब बिगड़ जाती है जब नदी के जल का बंटवारा, रोजगार के अवसर तथा राज्य के राजस्व का विभाजन का सवाल उठ खड़ा होता है। देखिए, मान लीजिए किसी समुदाय ने दूसरे समुदाय को समस्या उत्पन्न कर रखी है और ये समस्या तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब किसी चीज़ का बंटवारा होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए नदी का बंटवारा हो जाए, पानी का बंटवारा हो जाए, रोजगार का अवसर बंटवारा हो जाए, राज्य के राजस्व का विभाजन होने लगे, पैसे का बंटवारा होने लगे, ये समस्याएं और ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं समुदाय के अंदर। नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने वाले तथा टेलीविज़न पर समाचार देखने वाले अक्सर इस नकारात्मक विचार को पालने लगते हैं कि भारत का कोई भविष्य नहीं है। आपको कई ऐसी ताकतें काम करती हुई दिखाई जाएंगी जिनके कारण हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा है। इसमें सांप्रदायिकता, यानी अभी मैंने क्या बताया, सांप्रदायिकता एक ऐसा अगर हम बात करें ऐसा एक विचार है, ऐसा एक शब्द है जिसके कारण सभी धर्म आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। क्षेत्रीयता, जातिवाद, नक्सलवाद प्रमुख कारण रहे हैं। आप ये सोचकर भी चिंतित नहीं हो सकते, आप यह सोचकर भी चिंतित हो सकते हैं कि देश की बड़ी जनसंख्या में देशभक्ति की भावना का अभाव है तथा वह देश की भलाई के लिए गहराई से नहीं सोचते जितना यह आपके सहपाठी सोचते हैं, जितना यह तो आप सोचते हैं या आपके सहपाठी यानी साथी लोग समझते हैं। यदि आप आधुनिक भारत के इतिहास की कई पुस्तकों को पढ़ें अथवा सांप्रदायिकता या क्षेत्रवाद के बारे में क्या करें, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर विचार करें तो आप यह समझ सकते हैं कि ये समस्याएं नई नहीं हैं। कोई कहने लगे ये आज की समस्याएं ये नहीं है। विभाजनकारी समस्या तो आज विद्यमान है, अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी यथावत थी। इन समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्र स्वरूप को बनाए रखा तथा सबल राष्ट्र राज्य का स्वरूप ग्रहण किया। यानी कहते हैं फिर भी सारी समस्याओं को झेलते हुए भारत ने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी इस राष्ट्रीयता को, अपने रूप को, अपने एक सबल राष्ट्र को बनाने में पूरा प्रयास करते रहे और ये राष्ट्र स्वरूप बना रहा, मजबूत बना रहा। इस अध्याय में हम ऐसी समस्या पर विचार करते हुए उसके उत्तर की तलाश करेंगे। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में विवेचना के बाद यथा समय उन समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान खोजने की चेष्टा करेंगे। यानी हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अच्छे नागरिक होने के नाते, एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते हमें ये जानना है कि देश का जो एक कैसा रूप है, ऐतिहासिक कैसी स्थिति हमारी है, सामाजिक संदर्भ में विवेचना करने का प्रयास हम करेंगे और हम ये जानेंगे इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। हमें यह स्मरण रखना है कि सांस्कृतिक विविधता की कठोर चुनौतियों के बावजूद अन्य राष्ट्रों से भारत की स्थिति बेहतर भी है। अगर हम ये सोचने लगे कि हमारे देश की स्थिति ज़्यादा खराब है, ऐसा नहीं है। इससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति तो हमारे से और देशों की भी देखने को मिल रही है। हमारी कुछ विशिष्ट कमजोरियां हैं, जो एक विशेष कमजोरियां भी हैं जिसमें सुधार अपेक्षित है, यानी इनमें सुधार करना जरूरी है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा उसके नियंत्रण के लिए हमें अत्यधिक श्रम करना होगा। यानी सारी चीज़ों में सुधार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी और जब जाकर ये सारी समस्याएं, कमजोरियां यानी सांस्कृतिक विविधता में जो चुनौतियां हमें देखने को मिल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करें, सांस्कृतिक समुदाय एवं राष्ट्र राज्य।
भारत में विविधता के कारण उत्पन्न चुनौतियां सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनके सुनकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं इत्यादि पर चर्चा करने से पहले यह अनिवार्य है कि हम राष्ट्र, राज्य तथा सांस्कृतिक समुदाय के बीच संबंधों को समझें। लोगों के लिए जाति, निर्जातीय समूह, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषाभाषी होना, इन प्रकार की सांस्कृतिक पहचान युक्त समुदाय का सदस्य होना क्यों जरूरी है। कहते हैं निर्जातीय समूह वो होता है जिसमें ये भाषाभाषीय यानी धर्म, क्षेत्रवाद की सारी बातें इसमें देखने को मिलती हैं। इनकी संस्कृति के पहचान युक्त समुदाय का सदस्य होना क्यों जरूरी होता है, सारी बातें इसमें जाननी जरूरी होती हैं। जबकि किसी समुदाय को अपने प्रति सम्मान या अन्याय देखता है तो वह उसकी भावना आहत क्यों होती हैं, ये सारी बातें भी हमें सोचनी होंगी। यानी उसकी भावनाओं पे क्यों चोट पहुंचती है, आहत में से होता है चोट पहुंचना। इस प्रकार भावनाओं का भड़कना यानी जो भावनाएं होती हैं उनमें गुस्सा आना राष्ट्र राज्य के लिए क्यों समस्या पैदा करती हैं। ये सारी बातें हमें इस पढ़ने से पहले, इन चीज़ों को समझने से पहले, भाई सांप्रदायिकता को पढ़ने से पहले, इसे समझने से पहले, क्षेत्रवाद को समझने से पहले, जातिवाद को समझने से पहले हमें एक समूह के रूप में एक सामाजिक सदस्य के समुदाय को समझना होगा। ठीक है बच्चों। अब कहते हैं सामुदायिक पहचान का महत्व, यानी इसकी पहचान कैसे होगी। मनुष्य को हमेशा अपने अस्तित्व के प्रति सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। अपने अस्तित्व को, अपने आप को जानने की प्रक्रिया सक्रिय रहना चाहिए। उसे स्थायी पहचान क्यों की जरूरत होती है। मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन उसे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, समाज में अपना क्या स्थान है। कहते हैं ना, इसमें सबसे पहले व्यक्ति को अपनी पहचान होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, कहते हैं समाज में अपना क्या स्थान है, लोग कैसे जानते हैं और कैसे पहचानते हैं, मुझे कैसे जानते हैं और मुझे कैसे पहचानते हैं। आकांक्षाओं के साथ लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरी कैसी उम्मीदें होनी चाहिए, मेरी कैसी भावनाएं होनी चाहिए, मैं आगे कैसे सोचता हूँ, ऐसा मेरा क्या लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न बचपन से हमारे जीवन में प्रस्तुत होते रहते हैं। हमारा समाजीकरण जिस परिवेश में हुआ, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, जिसमें हमारा पालन पोषण हुआ है, जो हम समुदाय अथवा समाज में रहना सीखते हैं, वही हमें इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होता है। हमारा सामाजिकरण एक लंबी प्रक्रिया है जो कुछ विशिष्ट संबंधों के साथ आगे बढ़ता है तथा प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन का हिस्सा है। वो कौन कौन है, माता पिता हैं, परिवार है, नातेदारी, रिश्तेदारी, समूह है, समुदाय के साथ लगाव, संवाद, वार्तालाप, संघर्ष का परिणाम। हमारा समुदाय हमें सांस्कृतिक मूल्य तथा मातृभाषा प्रदान करता है जिससे हमें दुनिया को समझते हैं। इससे हमारी अपनी पहचान भी सुनिश्चित होती है। सारी बातें हमें अपने आप को जानने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। कहाँ मिलेंगे उनके आंसर, हमें वो अपने पास ही आंसर मिलेंगे। जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसी समाज में रहकर हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारा स्थान कैसा है, लोग हमें कैसे जानते हैं, हमारी कैसी उम्मीदें हैं, हम क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी बातें हमें यही समझने को मिल जाएंगी। कहते हैं आगे क्या कहा जा रहा है इसमें कि सामुदायिक पहचान का संबंध जन्म तथा संबंधों के भाव संवेदना पर आधारित होता है। इसका संबंध अर्जित योग्यता तथा उपलब्धि से नहीं है। सामुदायिक पहचान हम क्या हैं पर आधारित है। इस सामुदायिक पहचान का जो किस चीज़ पर आधारित होती है, हम क्या हैं, मैं क्या हूँ, मेरी क्या पहचान है, इस पर है। हम क्या बन गए हैं, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। किसी समुदाय में जन्म लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। किसी समुदाय, देश अथवा परिवार में जन्म लेने हमारे बस में नहीं होता। इस प्रकार की पहचान के प्रदत्त कहते हैं। इसका क्या नाम होता है, प्रदत्त कहा जाता है। यह जन्म से निर्धारित होती है और इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति को वंश में पसंद या नापसंद की प्रक्रिया नहीं होती है। कोई इसे पसंद करे ना करे, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। फिर कहते हैं सामाजिक जीवन का एक रोचक तथ्य यह है कि हम उस समुदाय के भीतर स्वयं को अधिक सुरक्षित मानते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों की भाई जिस समुदाय में, जिस जाति में, जिस धर्म में हम जन्म लेते हैं, वहाँ पर अपना आप को हम क्या मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं कि इसमें हमारा कोई सामने वाला व्यक्ति हमें कोई नुकसान या हमें कोई चोट नहीं पहुँचा सकता है, जिससे हमारी सदस्यता अक्षमात होती है, यानी हमें उस स्वतः प्राप्त हो जाती है। हम उस समुदाय के साथ आसानी से अपनी पहचान बना लेते हैं, जिसका सदस्य बनने के लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना होता है। मान लीजिए जिस जाति में जन्म लेते हैं, हम उस जाति में जुड़ने के लिए हमें कुछ करना कोई होता है। हमने जिस माता पिता के माध्यम से जन्म लिया, हम उसी जाति के सदस्य कहलाने लग जाते हैं। और
न ही अपनी योग्यता का परिचय देना होता है। खेलकूद में भी एक दल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कोई भी कौशल प्रदर्शित करने होते हैं। परिवार, धार्मिक अथवा क्षेत्र समुदाय के सदस्य के लिए भी ऐसी कोई शर्त हमारे सामने नहीं होती है। प्रदत्त पहचान इतनी प्रबल होती है कि उसका हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। यानी वो पहचान, वो प्रदत्त पहचान, जिस पहचान के लिए हमें कुछ भी करना नहीं होता है, जिस समूह के अंदर, जिस समाज के अंदर, जिस परिवार के अंदर, जिस जाति के अंदर, जिस धर्म के अंदर हम जन्म लेते हैं, हम उसके अंदर स्वतः ही जुड़ जाते हैं। इसलिए हमारी सामुदायिक पहचान सामने वाले को हो जाती है। सामुदायिक की इस विशिष्टता के कारण हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, यानी हम पूरी तरह उनके साथ हृदय से भी जुड़ जाते हैं। सामुदायिक संबंध के दायरे और उसके विस्तृत रूप से ही पारस्परिक प्रवृत्तियों का महत्व मिलता है। व्यक्ति इसमें इतना जुड़ जाता है कि वह अपनी सामुदायिक पहचान खतरा दिखाने का हिंसक हो उठता है। यानी क्या कहते हैं, अपनी सामुदायिक पहचान पर खतरा दिखने पर, यानी जो अगर उसकी पहचान पर कोई खतरा दिखाई देता है तो वो क्या करता है, हिंसक भी हो उठता है। फिर क्या कहते हैं, इसमें सामुदायिक भावना और प्रदत्त पहचानों की एक अन्य विशिष्टता इसका सर्वव्यापी होना है। प्रत्येक व्यक्ति की एक मातृभाषा होती है, सभी जानते हैं सभी की एक मातृभाषा होती है। जैसे उनकी माता, जिस परिवार में वो जन्म लेते हैं, अगर हिंदी उनकी मातृभाषा है तो हिंदी ही वो बोलते हैं। यानी जो उनकी माता ने उन्हें सिखाई है भाषा, वो उनकी मातृभाषा होती है। अगर कोई माता उन्हें इंग्लिश में बोलना सिखाती है तो उनकी अंग्रेजी भी उनकी मातृभाषा रूप हो सकती है। एक मातृभूमि होती है, उसका एक परिवार, उसके प्रति उसकी निष्ठा होती है। यानी एक मातृभाषा होती है, एक मातृभूमि होती है। धरती हमारी मातृभूमि है, इसलिए हम इस पर हम रहते हैं। इसका एक परिवार होता है और उसके प्रति उसकी निष्ठा होती है, उसकी आस्था होती है, उसका लगाव होता है एक व्यक्ति का। किंतु यह सामान्य तौर पर हर व्यक्ति पर पूरी तरह लागू नहीं होती है। हम सभी अपनी पहचान के प्रति प्रतिबद्ध हो, किंतु ऐसा व्यक्ति भी मिल सकते हैं जो अपनी पहचान के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पहचान के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। वो मानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, किस तरीके से इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो राष्ट्र के प्रति ध्यान नहीं देते, अपनी मातृभाषा के प्रति ध्यान नहीं देते, अपनी राष्ट्र माता यानी अपनी मातृभूमि के लिए भी कोई ध्यान नहीं देते। समुदाय के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाना आसान नहीं है या नहीं होता है। विवाद का प्रत्येक पक्ष सामने वाले पक्ष के साथ घृणा से पेश होता है। यानी भाई कब होते हैं झगड़े, कि सामने वाले की घृणा हो जाती है, ईर्षा द्वेष हो जाता है उससे। उसमें पक्ष के गुणों को विरोधी पक्ष के दुर्गुणों को बढ़ चढ़ाकर पेश किया जाता है। इससे जब भी दो राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो प्रत्येक राष्ट्र देशभक्ति नागरिक विरोधी राष्ट्र का आक्रमणकारी शत्रु बन जाते हैं। यानी जब कभी आपस में आपने देखा होगा कोई दो देश अगर आपस में लड़ जाते तो उनकी सारी समस्याएं, उनकी नागरिक विरोधी राष्ट्र की भक्ति सारी एक रूप शत्रु के रूप में होने लग जाती है। प्रत्येक पक्ष यह विश्वास करता है कि वह सच्चा है, ईश्वर के उसके साथ है। इस स्थिति में दोनों पक्षों के लोग यह भूल जाते हैं कि हम दूसरे के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही दूसरा हमारे बारे में भी सोचता है। कभी कभी क्या होता है, जब कोई झगड़ा होता है, झगड़े में हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा कहते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा उसके बारे में करने लग जाते हैं, पर हम शायद ये नहीं सोचते कि सामने वाला भी ऐसा ही हमारे बारे में सोच रहा होगा। अरे बच्चों, अगर हम सामने वाले के बारे में अगर अच्छा सोचेंगे तो शायद सामने वाला भी हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। आपका भी एक प्रैक्टिकल करना बच्चों, अगर मान लीजिए आपने किसी को सम्मान दिया, आपने किसी को इज्जत दी, आपने किसी के साथ मीठे से बोले, आपने किसी के साथ प्यार से बोले, तो स्वतः ही सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ प्यार से बोलेगा। कहीं पर कोई विवाद नहीं होने वाला, कहीं झगड़ा नहीं होने वाला। यह महत्वपूर्ण है कि देश अथवा समूह अपने नागरिकों या सदस्यों का अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को प्रोत्साहित नहीं करता। कोई भी देश किसी भी तरीके से कोई संघर्ष को प्रोत्साहित नहीं करता, झगड़ा नहीं चाहता है। प्रत्येक संघर्ष दोनों पक्षों के विचार समान नहीं होते। कभी कभी तो दोनों पक्ष वास्तव में समान रूप से गलत अथवा सही होते हैं, और कभी कभी इतिहास एक पक्ष के अकांता और दूसरे पक्ष को उसका शिकार निर्धारित करता है। तब यह सामने आता है कि जब विवाद की गर्मी धीरे धीरे ठंडी हो जाती है तो पहचान और द्वंद्वता विवाद की स्थिति में परस्पर सम्मत सत्यता के किसी भाव को स्थापित करना कठिन है। सामान्य तौर पर किसी भी पक्ष को अपनी गलती का स्वीकार करने की शताब्दियां लग जाती हैं। किसी भी पक्ष की अगर हम बात करें, किसी भी राष्ट्र की बात करें, किसी भी समूह की बात करें, किसी भी सदस्य की बात करें, वो अपनी गलती को मानने में उसे शताब्दी निकल जाते हैं, सालों पर से निकल जाते हैं, तब तक वो उस बात को, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। देखिए इसमें क्या कहते हैं
क्रियाकलाप पॉइंट 6.1 में कि हमारी पहचान का स्वरूप कराने के वाले सामुदायिक संबंधों बढ़ते दायरे को समझने के लिए खेल के माध्यम से छोटा सा सर्वेक्षण किया जा सकता है। अपने सहपाठी द्वारा इंटरव्यू लीजिए। इंटरव्यू देने वाले को मैं कौन हूँ और इस दूसरी मेरी पहचान के बारे में क्या सोचते हैं जैसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 4 मौके दीजिए। इंटरव्यू के दौरान आप अपने इंटरव्यू लेने वाले से छात्र 2 ही लोग होने चाहिए, कोई अन्य वहाँ उपस्थित नहीं होना चाहिए। एक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है अपनी पहचान कराने की। आप अपनी पहचान कराने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सामने वाले 2 व्यक्ति को बैठाओ, उनसे कहो कि हमारे बारे में कोई कुछ ऐसे क्वेश्चन करे, हमारे बारे में ही बात बताए जिससे कि हम अपनी पहचान करा सकें। जवाब में देने वाले उत्तर आप अभिलेख तैयार कर लें, हमें क्या आंसर देने उनके बारे में लिख के तैयार कर लें तथा बाद में उसका विश्लेषण भी करें। उन्हें देखें कि अगर सही है गलत है, किस प्रकार की पहचान की प्रधानता दी गई है। सारा दिन लोग अपनी पहली पसंद क्या बताते हैं, मैं कौन हूँ, और दूसरी मेरी पहचान के बारे में क्या सोचते हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या अधिक अंतर दिखता है अथवा बिल्कुल अंतर नहीं दिखता। सारी बातें इस तरीके से ये सब बात इसमें निकल कर आ जाएंगी। इस तरीके से आप अपनी पहचान इसमें करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ तक आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे अगला भाग अगली वीडियो में आपको लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।